अगर आप आईएएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम थी। मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था कि क्या कर दिया था। तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके कैसे सेम में मजा आ गया सर। सारे सेम क्वेश्चन स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ज्यादा शब्दों की वजह है जो आपने पढ़ाया सर। आपके बिना कुछ नहीं। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप आईएएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स आज लॉन्च हो चुका है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं सीआईएससी काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आईएएससी फैकल्टी जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, एक नया चैप्टर। तो ये वीडियो जो होगी ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है, इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें मैं लॉन्ग और वेरी लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। बेसिकली 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं वो देखना, तुम लोग पढ़ना, समझना, ठीक? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं पूछे गए। मैं मतलब ऐसा कहूँगा कि बोर्ड में जो अभी तक क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट आते हैं, थोड़े से उनकी लैंग्वेज थोड़ी ईजियर होती है, ठीक? पर कंपिटेंसी बेस्ड वाली जो सीरीज़ है, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो इन्होंने अलग से निकाले हैं, उसमें थोड़ा सा इन्होंने लेवल थोड़ा सा चेंज किया। लेवल एज एन चेंज करने का मतलब है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है क्वेश्चंस की, थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के दिए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे एग्जैक्टली आपका पेपर में छप के आएगा कि जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो एग्जैक्टली आपके बोर्ड में आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट हाँ, कुछ हो सकता है कहीं कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके जैसे आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना, ये चीज़ें देख लेना, समझ लेना और नीचे कमेंट करके भी बताना तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, किस टाइप के बेसिकली किस यूनिट के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, या 3 मार्कर्स में फंसते हो या 5 मार्कर्स में फंसते हो, कैसे क्वेश्चन को डील करते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक? तो पहला क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आंसर्स वाले हैं, 3 मार्कर्स, जो थोड़ा सा उनमें पैसेज टाइप दिया, लाइक थोड़ा सा एक डिटेल दिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए, ठीक? हालांकि 3 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 3 मार्कर्स में यूजुअली डेरिवेशंस आती हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस ज़्यादा आती हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए भी हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन 5 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो ऐसा है। तो पहले तो पैसेज दिया है, अ सिंक्रोट्रॉन uses a combination of solenoid and toroid to generate high magnetic fields. Charged particles like electron and protons can be accelerated to a very high energies using synchrotron. ठीक है? It adjusts magnetic field such that the particles are kept in circular orbit. ठीक है, जो है कहानी तुम पढ़ लोगे, कहानी मेरा बार बार पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। पहला क्वेश्चन है, if the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charged particle is moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force be for? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो, ठीक? अब एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये 3 एक्सिस होते हैं ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक? और इसी के ऑपोजिट में हो जाएगा
नेगेटिव वाई एक्सिस, रुको बना लेते हैं, ठीक, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक, ये तीन डायमेंशन में बना ले रहे हैं ताकि, क्योंकि हमें जरूरत भी 3 डायमेंशन में ही पढ़ने वाली है। तो अब देखो क्या है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक, और दूसरा, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बेसिकली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, है ना, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, वो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो। तो पहले केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम लॉरेंट्ज फोर्स निकालना है। लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर डिनोट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन है, अगर फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन मानो, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम सेकेंड फिंगर को इसके ऑपोजिट डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में करता है, हम ये मानते हैं। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं अपने हैंड का। तो अगर फर्स्ट फिंगर इधर, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो हम ये सेकंड फिंगर को इस तरफ टर्न कर देंगे, इधर की तरफ। तो अब देखो थंब जो थंब है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स इज बेसिकली नेगेटिव जेड एक्सिस। तो फर्स्ट जो फोर्स होगा वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका आंसर होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक, या ऐसा भी कह सकते हो इनवर्ड्स। तो हमारे दिमाग में अगर तुमने ऐसे एक्स वाई प्लेन नहीं बनाया तो तुम इसको कह देना इनवर्ड्स। ठीक, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एंड इनवर्ड्स, ये लिखना जरूर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन इनवर्ड्स, ये भी लिख सकते हो। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड देखो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की ओर, विच इज आउटवर्ड्स, या पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लो। तो ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखो, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन। अभी दूसरा पार्ट है कि ऐसा कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ऐसा कब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना कर रहा हो, कोई डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस ना कर रहा हो, ऐसा कब होता है। अगर तुमने फोर्स पढ़ा हो, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कहता है क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। तो ये फोर्स जीरो कब होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा, कोई डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि फोर्स जीरो है। तो ये फोर्स जीरो कब होता है, ये फोर्स जीरो होता है जब थीटा जीरो हो, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है और ये जो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल चल रहे हो। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रॉन, पैरेलल टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये है, आई होप ये विजिबल होगा कलर ना, हाँ विजिबल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर द स्ट्रेट वायर ए बी इज फिक्स्ड वाइल द लूप पी क्यू आर एस इज फ्री टू मूव। तो ये पूरा सेटअप दिया है, इसमें ये वायर है ए बी, ठीक, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक, ये है ए, ये है बी। ठीक, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक, अब ये तुम्हारी ये पी क्यू आर एस है। ठीक, इसमें करंट इधर चल रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो अब तुम्हें यहां पे क्या बताना है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्म्स क्यू आर एंड एस पी। तो ये जो आर्म है क्यू आर और एस पी, इन दोनों ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो पहले यहां पे देखो निकालोगे, इस जो फर्स्ट करंट है I1, इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो निकालोगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में काफी थे, 2 मार्कर में भी ऐसे क्वेश्चंस थे। तो पहले इस कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे क्या निकल रही है। थंब पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स कर करेंगी इनवर्ड्स, या फिर राइट हैंड पाम रूल ले लो, थंब पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन में
और पाम किस तरफ फेस कर रहा है, इनवर्ट्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट्स। ठीक, अब ये इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे तुम यहाँ निकालो क्या, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, ठीक, इनवर्ट्स पॉइंट करो। करंट का डायरेक्शन देखो इस तरफ, इस तरफ, तो देखो फोर्स किस तरफ लग रहा, ऊपर की ओर। ठीक, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब सेम इधर करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक, तो देखो यहां पे तुम लिख दो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू आर एंड एस पी परपेंडिकुलर टू आर्म ए बी। ए बी के परपेंडिकुलर रहेगा और फिर तुम स्पेसिफाई कर दो। ठीक, क्यू आर का क्या है, अपवर्ड्स। ठीक, और एस पी का क्या है, डाउनवर्ड्स। ठीक, तुम स्पेसिफाई कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्म क्यू आर एंड पी क्यू एंड आर एस। ये जो आर्म्स हैं पी क्यू और आर एस, ये इन पे कैसा फोर्स लग रहा है, अब इन पे देखते हैं फोर्स। तो पहले पी क्यू पे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, करंट है इस तरफ, तो ऊपर की तरफ, और तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर। ठीक, ठीक है, और I1 का फोर्स निकाल के देखते हैं। I1 में देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, ठीक, करंट ऊपर, एक सेकेंड रुको, I2 की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो करंट फ्लो कर रहा है I2, इसकी वजह से भी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें, थंब फिंगर्स कर ली बाहर, या राइट हैंड पाम रूल लगाओ। देखो क्या कर रहे हैं हम, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। इस कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट्स। सिमिलरली ये जो आर्म पी क्यू है, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होगी, ये थंब और ये पाम क्या जनरेट हो रही, आउटवर्ड्स। ठीक, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, आउटवर्ड्स। अब यहां पे फोर्स निकालो, क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, करंट ये, और फोर्स किधर, इनवर्ट्स। ये फोर्स इसका लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, ये F1 ले रहा हूं, ये F2 ले रहा हूं। ये PQ की बात हो गई। अब RS की बात करें तो RS में वही सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, करंट नीचे की ओर, तो देखो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर। ठीक, F' ले लो। अब यहां पे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, देखो इस आर्म पे कौन सा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। और इस आर्म पे कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। अगर ये इधर की तरफ बढ़ रहा है तो ये भी इसके रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इस पे कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। तो तुम्हें यही लिखना है कि PQ के लिए कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। ठीक, और RS के लिए कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। इनका नेचर ही लिखना है। ठीक, अब इन विच डायरेक्शन द लूप बिगिंस टू मूव। अब लूप किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक फोर्स देखो कैसे लग रहा है, अब यहां पे समझना, एक फोर्स लग रहा है इस लूप में इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, ये ऊपर वाले तो कैंसिल कर देंगे, ये तो ये काम नहीं करेंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। अब लूप किस तरफ लगेगा, लूप किस तरफ मूव करेगा, इधर कि इधर, लूप डेफिनेटली इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये दोनों कंडक्टर बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। ऑन द अदर हैंड ये वाला कंडक्टर और ये RS, ये दोनों बहुत दूर हैं, तो इनका जो रिपल्सिव फोर्स है बहुत वीक होगा। ठीक है, ये क्योंकि कंडक्टर्स बहुत पास हैं तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स पास होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए इवेंचुअली जो लूप है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक, ये दोनों अगर पास होते तो लूप इधर मूव करता। ठीक, तो आगे देखो अब क्या है। तो ये था, ये 3 पार्ट है। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर होगा। थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है, अ स्टूडेंट वॉज गिवन अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर, अ सोर्स, एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर एंड एन एमीटर। आफ्टर कनेक्टिंग द सर्किट करेक्टली द स्टूडेंट टैबुलेटेड द रीडिंग एज शोन बिलो। बेसिकली स्टूडेंट को एक LCR सर्किट बनाने को दिया था कि एक इंडक्टर दे दिया, एक रेजिस्टर दे दिया, एक कैपेसिटर दे दिया,
एक एसी का सोर्स दे दिया, ठीक, एक एम मीटर दे दिया, ठीक, और क्या दे दिया, जनरेटर दे दिया, सोर्स दे दिया, ठीक, और ऐसे ही करके ये सब चीजें करती, ठीक है, जनरेटर वगैरह सबको इधर दे दिया, ठीक। अब पहला है, फिर ये उसने ये ग्राफ बनाया, ये प्लॉटिंग्स करी, फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक, फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रीडिंग पे करंट की अलग अलग वैल्यू निकाली। देखो अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी किस में है, किलोहर्ट्ज में, और एम मीटर यानी करंट किस में है, मिली एम्पेयर में, ठीक। तो फर्स्ट रीडिंग में इतने पे इतना करंट मिला, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी पे इतना इतना करंट मिला, फिर इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये करंट मिला। तो ये ऐसे करके इसने एक पूरी ग्राफ क्या बोलते हैं टेबल बना ली। फर्स्ट अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब इनमें से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इंपिडेंस इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखना, एट रेजोनेंट एट रेजोनेंट या एट रेजोनेंस या एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इंपिडेंस इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। तो इनमें से देखो करंट मैक्सिमम कब हो रहा है, तो देखो यहां से करंट ये फिर इंक्रीज हुआ 22 फिर 19, देखो यहां पे देखो करंट मैक्सिमम यहां पे है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक, और बाकी जगह डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी क्या है 2.08 किलोहर्ट्ज, तो यानी दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है 2.08 किलोहर्ट्ज, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या है, प्लॉट द ग्राफ फॉर द गिवन डेटा यूजिंग प्रॉपर एक्सेस। तो ग्राफ बना लो, ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है, तुम यहां पे एक वाई एक्सिस बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक, और एम मीटर यानी करंट की रीडिंग बनाओ, ठीक। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ले लो एक्स एक्सिस में, ठीक, और वाई एक्सिस में ले लो करंट। करंट किस में है, मिली एम्पेयर में, और फ्रीक्वेंसी किस में है, किलोहर्ट्ज में, ठीक। अब देखो कोई एक फ्रीक्वेंसी है कौन सी 2.08 पे जो करंट है वो मैक्सिमम मिला है हमें, कितनी 22.0, और इससे पहले कम हो रहा है करंट और उसके बाद भी कम हो रहा है, ठीक। तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ठीक। चाहो तो और रीडिंग बनाना चाहो बना लो, पर ये इतना सफिशिएंट है, यही ग्राफ बनेगा, ठीक। एक वैल्यू देखो, पहले करंट कुछ है, ठीक, फिर धीरे धीरे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो करंट बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा 2.08 पे, ठीक। फिर जैसे जैसे और फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाते गए अब करंट वापस डिक्रीज होता गया, तुम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो करंट वापस डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू है, तो ये बात है, मतलब ठीक समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अब ये क्या है, इफ द ग्राफ डिपिक्ट्स द इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस व्हाट डू पॉइंट्स ए एंड बी सिंबलाइज। इफ द वेव्स हैव एम्पलीट्यूड 1:3 फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट ए एंड सी, ठीक है। अभी जो ग्राफ है ये इंटरफेरेंस का ग्राफ है, तो इंटरफेरेंस के ग्राफ में ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल ब्राइट, बता दूं ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक। फिर ये फर्स्ट डार्क, ये भी फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, और ये भी फर्स्ट ब्राइट, एंड सो ऑन बनता रहेगा। ये फेज डिफरेंसेस हैं, तो सेंट्रल ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस होता है 0, ठीक। फर्स्ट ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, और थर्ड ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस होता है 4 पाई, ठीक। फिर सॉरी सेकेंड ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस होता है 4 पाई, ऐसे ही फर्स्ट ब्राइट के लिए 2 पाई। अब यहां पे ध्यान रखना, ये अगर ओरिजिन है 0 तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा -2 पाई, फिर ऐसे ही जाके ऐसे बनेगा, तो यहां पे ये बनेगा क्या -4 पाई, ठीक। अब सेम चीज डार्क के लिए क्या है, फर्स्ट डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है पाई, ठीक। सेकेंड डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है 3 पाई, ठीक। सेम गोज विथ यहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है -पाई, सेकेंड डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है -3 पाई, ठीक। तो ये फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द ग्राफ, ठीक है, व्हाट डज द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे तुम लिख लोगे ए रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डार्क, ठीक, फर्स्ट डार्क,
और इसकी फेज डिफरेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फेज डिफरेंस हो जाएगा -पाई। सेम बी के लिए, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ब्राइट, ठीक, और इसके लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई, है ना। तो ये चीज है। आगे देखो, इफ द वेव्स हैव एम्पलीट्यूड 1:3 देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट ए एंड सी। तो ए और सी पे इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी एट ए अपॉन इंटेंसिटी एट सी, इसका रेशियो हो जाएगा जो 1:3 दिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4/16, बेसिकली 1/4, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो, ठीक। एक चीज याद रखना बस कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, याद रखना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। For the given electrical circuit, calculate the current through the each branch using Kirchhoff's laws। तो Kirchhoff's law का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, पहला लूप बन रहा है ये और दूसरा लूप बन रहा है ये, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। तो फर्स्ट लूप है, लूप क्या है ये, A B D E A B D E A, ठीक। और मान लेते हैं इससे करंट फ्लो कर रहा है कितना, I1, इससे करंट निकला, क्या फ्लो कर रहा है, I1, ठीक। I1 यहां पे आया, सेम यहां से करंट निकला I2 यहां से आया, ठीक, ठीक है। और रुक जाओ देख लेते हैं अभी, ये ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ से I2 ही फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से भी I2 निकलेगा, यहाँ से I1 निकलेगा, ठीक। इसको अलग से बना लेते हैं। इसमें मान ले रहे हैं I3 है अगर, तो ये देखो, एक तो इसको थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं, ठीक। एक तो I1 जा रहा होगा, ठीक, और एक तो यहाँ पे ये I2 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे I1 भी है I2 भी है, तो इसको I3 ले सकते हैं, ठीक। तो हाँ, वो I1 - I2 हो जाएगा। हाँ, तो देखो एक लूप बनेगा तुम्हारा ये और एक लूप बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे करंट हम मान ले रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव है ना ये, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकलेगा I2, ठीक। तो अब देखो I2 करंट यहाँ जाएगा और एक I1 करंट भी यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है I2। अब ये सर्किट किसकी सुने, I1 का करंट फ्लो करे या I2 का करंट फ्लो करे, तो यहाँ पे नेट करंट फ्लो करेगा जिसे हम मान ले रहे हैं I3, ठीक। और एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी दोनों करंट सब्ट्रैक्ट होंगे, बेसिकली नेट करंट ऐसे ही आता है। तो हम मान ले रहे हैं I1 इज ग्रेटर देन I2, हम मान ले रहे हैं, हम सपोज कर ले रहे हैं I1 इज ग्रेटर देन I2, तो I1 - I2, ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को ले लो इक्वेशन 1, ठीक। तो अब I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसका मतलब साफ है करंट जो होगा I3 जो होगा, I3 का डायरेक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ I2, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ I1। तो I3 का डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ I1। I1 अगर इधर जा रहा था तो अगर मुड़ता तो ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करता ना, तो I1 का डायरेक्शन I3 का डायरेक्शन सेम है। अब यहां से I2 बाहर निकलेगा, ठीक, क्योंकि I2 देखो यहां से जा रहा है, तो यहां से निकलेगा और यहां से बाहर निकलेगा, और यहां से क्या फ्लो करेगा I2, ठीक। तो ये करंट्स हो गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमें
वही लूप लेने हैं और क्या बोलते हैं इक्वेशंस निकालनी है। तो पहला लूप लेते हैं, ये वाला पहला लूप क्या था, ये हमने नेमिंग दी थी ए बी सी डी एंड ई। तो पहला लूप है हमारा ए बी डी ई ए बी डी ई ए, ये वाला है। तो अब इसमें हम सारे पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनका सम जितना भी हमारा बैटरी है ईएमएफ है उसके इक्वल कर देते हैं। तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप 2.5 इंटू I1, तो 2.5 I1। सेकेंड 2 I3, फिर नेक्स्ट देखो सबका डायरेक्शन सेम है और लूप के डायरेक्शन में, ठीक। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे किरचॉफ लॉ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाया है तो वन शॉट अगर तुम सर्च करो तुम्हें वन शॉट मिल जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पूरा समझाया है कि किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। तो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बताता हूँ मैं उसी तरीके से करवाता भी हूँ, ठीक। तो ये है, ठीक है, ये I1 और ये I3 भी सेम डायरेक्शन में लूप के, तो ये हो गया I3। यहाँ पे जाएगा 4 I1 क्योंकि यहाँ से भी करंट I1 ही फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I1 बाहर निकल आएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो इसको भी ऐड करेंगे 2 I1, ये सब इक्वल टू किसके हो जाएगा ऐड करने पे 3 वोल्ट, ये ठीक, क्योंकि ये इधर आके माइनस होता तो इधर ही कर दिया। ये इक्वेशन है पहली, इसको थोड़ा ऐड करके लिख लो, ठीक। I3 को भी ओपन कर लो तो ये बन जाएगा 2.5 I1 प्लस 2 I3 को क्या लिख सकते हो 2 I1 माइनस 2 I2, 2 I1 माइनस 2 I2 प्लस 4 I1 प्लस 2 I1 इक्वल्स टू 3। अब सबको ऐड कर दो 4 to 6, ठीक, 6 to 8, 8 2.5 10, तो इक्वेशन बन जाएगी 10.5 I1 माइनस 2 I2 इक्वल्स टू 3। ये पहली इक्वेशन, ठीक। अब यही दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन ले लो, ये है 2.5 ओम तो हो जाएगा 2.5 I2। अब यहां पे देखो I3 का डायरेक्शन क्या है नीचे की ओर और लूप का डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर, दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो I3 का साइन नेगेटिव लेंगे, माइनस 2 I3 माइनस 2 I3, फिर I2 प्लस 5 I2 प्लस क्या है 3.5 I2, यहीं पे लिख दे रहा हूं 3.5 I2। इन सबका सम किसके बराबर होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, सॉरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, प्लस 0.5 I2। ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हें कंसिडर करने हैं, ठीक। अच्छा ये 2.5 नहीं, ये 0.5 ही है, सॉरी ये स्टार्टिंग में ही था 0.5 I2, ठीक। यहाँ से 2.5 लग रहा है, ये 0.5 ही है, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप 2, मतलब ईएमएफ जो है 2, तो इस सबको ऐड कर दो, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये हो जाएगा 0.5 I1 सॉरी 0.5 I2 माइनस 2 I1 प्लस 2 I2, ठीक है, माइनस साइन रिवर्ट हो जाएगा, प्लस 5 I2 प्लस 3.5 I2 इक्वल्स टू 2, ठीक। इसको ऐड करो तो ये 0.5 3.5 4 5 2 7 7 4 11, तो ये हो जाएगा 11 I2 माइनस 2 I1 इक्वल्स टू 2। इसको ले लो इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियसली तो इक्वेशन तुम सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.33 एम्पेयर, ठीक। I1 की वैल्यू आ जाए तो फिर I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक। I2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जहां तक मुझे याद है माइनस 0.24 एम्पेयर आ रही थी, पर तुम देख लेना, मतलब तुम्हारा काम अगर यहां तक हो गया है तो उसके बाद तुम कर सकते हो आराम से। तो इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो तो तुम 11-12 से करते ही आ रहे हो, ठीक। तो I1 की वैल्यू तो 0.33 एम्पेयर आएगी, फिर उसके बाद अगली वैल्यू निकाल लो, ठीक। तुम्हारा मतलब वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये बता दिया कि ये वैल्यू आएगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर्स कीबोर्ड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल होगा ना, हाँ विजिबल है, ठीक। तो क्वेश्चन इज द कंप्यूटर्स कीबोर्ड मेक यूज ऑफ कैपेसिटर्स एट द बेस ऑफ देयर कीज
Each key is connected to a movable plate which represents one side of the capacitor. The fixed plate on the keyboard's bottom represents the capacitor's other side. ठीक है. External circuits recognize each key is a capacitor when pressed. ठीक है. तो बेसिकली ये की दी है कीबोर्ड वाली. ठीक, कीबोर्ड वाली की दी है. इसमें क्या है, ये मूवेबल प्लेट है. ठीक, और ये फिक्स प्लेट है. ठीक, ये दोनों बेसिकली मेटल प्लेट्स है. इनके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है. तो बेसिकली एक कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स की तरह एक्ट करेंगी. ये जो दो प्लेट्स हैं ये कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स की तरह एक्ट करेंगी. तो अब क्या है, पहले तो हाउ वुड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म्ड चेंज व्हेन द की इज प्रेस. जैसे ही तुम इस की को प्रेस करोगे, ये जो मूवेबल प्लेट है ये नीचे की तरफ बढ़ेगी. जब नीचे की तरफ बढ़ेगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता था स्मॉल डी, तो जैसे ये मूवेबल प्लेट को तुम ऐसे प्रेस करोगे, की मान लो ऐसे लगी हुई है, तुम इस की को ऐसे प्रेस करते हो. ये मैंने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया है, इसको ऐसे वर्टिकल बना दिया. तो जैसे ये फिक्स प्लेट है. ठीक, जैसे ही तुम इस की को प्रेस करोगे, ये वाला जो प्लेट होगी ये इस तरफ बढ़ेगी. यानी ये जो डिस्टेंस है ये और कम होगा, ये और छोटा होगा. और जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट्स का वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है. तो ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा. तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है हाउ वुड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म्ड चेंज व्हेन द की इज प्रेस्ड. तो जब की को हम प्रेस करेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. सेकेंड, इफ द प्लेट एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर and the plate separation is 1 millimeter, calculate the charge density on the plate if the potential difference between the plates is 3 volt and the plates are separated by a dielectric of 5, k equals to 5. अब जो क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 2 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. ठीक, and the plate separation is 1 millimeter which is small d, 1 millimeter. तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power -3 मीटर. फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 3 volts, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 5. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी बेसिकली इज सिग्मा, सिग्मा निकालना है. सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A. ठीक, तो बेसिकली Q की वैल्यू निकालनी है. Q की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें ये A पता है, D पता है, तुम कैपेसिटेंस निकाल लो. सबसे पहले क्या निकाल लो, कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, A की वैल्यू रखो, D की वैल्यू रखो, तुम्हें कैपेसिटेंस मिल जाएगा. तो यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन D की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू A की वैल्यू कितनी दी है, A की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -4. ये पूरा सॉल्व करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी. ठीक, अब C की वैल्यू जो भी आए, C की वैल्यू आ गई तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल CV. ये C की जो भी वैल्यू आए और ये जो CV है इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए. ठीक, अब इस Q की जो भी वैल्यू आए, इस C की वैल्यू यहाँ पुट करने पे इस Q को रख दोगे तुम फिर यहाँ. समझ रहे हो, क्वेश्चन देखो बहुत डायरेक्ट भी नहीं है, पर देखो बहुत अब क्रोनोलॉजी चल ली. हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्मॉल डिफरेंस था, D था, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस. अब ये कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमने क्या निकाला, चार्ज. ठीक, चार्ज क्योंकि V की वैल्यू भी गिवन है. ठीक, चार्ज की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या निकाल लिया, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A की वैल्यू भी गिवन थी. ठीक, तो यहां से निकाल सकते हो. अब यहां से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है. तो यहां से ये वैल्यू जैसी कैपेसिटेंस निकल गया वैसे बाकी सारी वैल्यूज भी निकल जाएंगी. ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होगा. अगला पार्ट क्या है, स्केच अ ग्राफ showing the variation of electric field between the plates with the distance d from the first place till the second place. तो ये जो डिस्टेंस d है इसकी वजह से तुम्हें बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो इसका जो वो बनेगा ग्राफ कि हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है. ग्राफ ऐसा बनेगा. ठीक है, आगे देखो.
अब ये क्वेश्चन, अब देखो मैंने हाँ तुम्हें बताया था कुछ कुछ क्वेश्चन, या कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ बेसिकली ग्राफ्स जो हैं वो तुम्हें थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक दो बार याद करने पड़ेंगे, ठीक। वो तुम कहीं से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाओगे तो फिर फंस जाओगे। तो जैसे मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक दो बार, ठीक, समझने के लिए। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने अगले स्लाइड में रखा है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर इज गिवन बिलो, ये ग्राफ दे दिया है, ठीक। एंड इन द ग्राफ मार्क द रीजन विच आर in which the nuclei are prone to fusion and prone to fission and give the reason for your marking। तो इस ग्राफ में तुम्हें वो रीजन्स बताने हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा है, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन ज़्यादा है, वो वाले रीजन्स मार्क करने हैं, और दूसरा बताना है उनके रीजन बताने हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका अगले स्लाइड पे है, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज प्रोन टू फिजन, एंड ये जो स्टार्टिंग वाला जो रीजन है दैट इज प्रोन टू फ्यूजन। इनके रीजन दिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन द मिडिल वंस, ठीक। तो फिजन में बोला है कि द बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन द मिडिल वंस एंड द हेवियर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मतलब बेसिकली फिजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉलर होता है एंड हेवियर न्यूक्लियस के लिए, ठीक। एंड फ्यूजन के लिए क्या बोला है, द बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द एनर्जी, ठीक। तो फ्यूजन में बोला है द बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइट न्यूक्लियाई इज स्मॉल एंड व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, हाँ, लेटर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, यही बाइंडिंग एनर्जी फिर रिलीज होती है, ठीक। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले भी बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर वाला एक ग्राफ था, तो मैंने वो भी बताया था, वो थोड़ा बहुत तुम्हें चीज़ें वो चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, कि और कोई ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है उसका, ठीक। क्योंकि मतलब बहुत सारी थ्योरी है ना, वो फिर थ्योरी तुम्हें पूरी थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, बहुत एक आध बार ही पूछा गया है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एकदम पढ़ के ही जाना, पर हाँ एक आध बार ही पूछा गया, वो भी स्पेसिमेन वगैरह में पूछा गया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वांटेड टू ट्रांसमिट द पावर ऑफ 11 किलोवाट फ्रॉम अ टावर 1 टू टावर 2 at 220 volt or to 22,000 volt. Which of the two voltage is better for transmission of an alternating current? Support the answer with a mathematical calculation. अब तुम्हें बताना है कि एक पावर कॉर्पोरेशन है जिसके पास पावर कितनी है, 11 किलोवाट है, तो अब इसको ट्रांसफर करना है टावर 1 से टावर 2 पे, तो कितने वोल्टेज पे कर सकता है, या तो 220 वोल्ट पे कर सकता है, या तो 22,000 वोल्ट पे कर सकता है, किस वोल्ट पे करना बेटर रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो जितनी भी पावर दी है, पावर कितनी दी है 11 किलो वॉट विच इज 11,000 वॉट। सेकेंडली वोल्ट 1 पोटेंशियल लाइक जो वैल्यू दी है 220 वोल्ट दी है, और V2 की वैल्यू दी है 22,000 वोल्ट। अब इन दोनों केस में निकाल लो सबसे पहले करंट। करंट क्या आएगा, करंट के लिए फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे P इक्वल्स वी आई, तो I इक्वल्स P अपॉन वी, ठीक। तो I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्या होगा, 11,000 अपॉन V1 220, ये हो जाएगा 50 एम्पेयर I1, और I2 निकाल लो, अगर I2 निकाल लो तो 11,000 और ये हो जाएगा 22,000, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए करंट कितना आ रहा है 50 एम्पेयर, सेकंड वाले के लिए करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पेयर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है द पावर लॉस। बेसिकली क्या होगा, अगर तुम इतने पावर किसी भी वोल्टेज पे तुम ट्रांसफर करोगे तो कुछ करंट भी जनरेट होगा, तो जो करंट से जाएगा, करंट डिफाइन करेगा कितना हीट एनर्जी लॉस होगी, बिकॉज तुमने ये पढ़ रखा होगा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज I² RT, एंड ये हीटिंग एनर्जी लॉस है, और इसी के थ्रू पावर लॉस, कितना पावर लॉस हो रहा है वो हो जाएगा H/T होता है उसका फॉर्मूला। तो बेसिकली इट विल बी I² RT अपॉन T, T से T कैंसिल, इसका फॉर्मूला होता है I² R, ठीक। तो हमें ये बताएगा कितनी पावर लॉस होगी। अब तुम यहां से खुद देखो, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा।
अब अगर करंट देखो 50 एम्पेयर, 50 को यहां रखो, 50 का स्क्वायर करो और ऑन दी अदर हैंड 0.5 एम्पेयर का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होगा। तो यानी पावर लॉस किससे ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है 50 एम्पियर से ज्यादा होगा। यानी ये वाला प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि इससे एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है, इससे हीट लॉस ज्यादा हो रहा है, और ये वाला ऑन द अदर हैंड प्रेफरेबल है। तो कौन सा वोल्टेज प्रेफरेबल है? 22,000 वोल्ट। क्यों प्रेफरेबल है? रीजन क्या है? क्योंकि इससे हीट एनर्जी लॉस या पावर लॉस कम है। ठीक, तुम चाहे ये रीजन दे दो चाहे हीट एनर्जी लॉस दे दो, दोनों रीजन वर्क करेंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीजें। अब मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें क्या है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका कुछ और पार्ट मिस तो नहीं हुआ ना? हाँ यही है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ओमेगा एल, ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ओमेगा सी। ठीक, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब होता है कि जो सर्किट है उसमें इंपेडेंस मिनिमम है, इंपेडेंस मिनिमम है, और ये सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या बेसिकली यहां पे दोनों सेम फेज में। ठीक, तो यहां पे जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों सेम फेज में चल रहे होते हैं। तो थर्ड से कौन मैचिंग है? द करंट इज इन द फेज विद द वोल्टेज। थर्ड से कौन मैचिंग है? फर्स्ट वाला। ठीक, अब बाकी लोग किससे मैचिंग है? अब यहां पे कैसा सर्किट है? इंडक्टिव है, क्योंकि यहां पे देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो यहां पे बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो यानी ये सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था? वोल्टेज वॉज लीडिंग द करंट, विच मीन्स करंट वॉज लैगिंग। अब इनमें से कौन सा है? करंट लैग्स इन द फेज विद वोल्टेज, तो करंट लैग कर रहा है यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी सेकेंड पार्ट ये मैच करेगा इससे। ठीक, और ये थर्ड वाला ऑब्वियस सी बात है फिर इससे मैच करेगा, करंट लीड्स यानी वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल मैच विथ सेकेंड, सेकेंड विल मैच विथ थर्ड, एंड थर्ड विल मैच विथ फर्स्ट। ठीक, तो ये एक सेकेंड रुकना। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाला सेकंड से मैच करेगा, सेकंड वाला थर्ड से मैच करेगा, थर्ड वाला फर्स्ट से मैच करेगा। आगे देखो, एन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट है बेसिकली। ठीक, उसमें क्या बोल रहे हैं? विच इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, सिग्नल वोल्टेज इज वी इज इक्वल टू वी एक्स। ये सिग्नल वोल्टेज ये बेसिकली ये तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड कह लो या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया है वी एक्स। इट इज हाँ, और एन इंस्टेंटेनियस टाइम बिटवीन 0 एंड हाफ टाइम पीरियड एंड इक्वल टू 0 इन द अदर नेक्स्ट हाफ पीरियड। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये तुम्हें ऐसा कुछ वैल्यू दी है कि हाँ, ये अगर पूरा टाइम पीरियड है टी, यहां से लेके यहां तक, तो हाफ टाइम पीरियड तक इसकी वैल्यू वी एक्स है, और दूसरे हाफ में ये वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, ये ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज। सपोज करते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस? तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे क्या होगा? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, अब तुम खुद देखना, एक्सएल क्या है? ओमेगा एल, विच इज 2 एफ एल, एंड एक्स सी क्या है? 1/ओमेगा सी, विच इज 1/2 एफ सी। तो यहां से तुम एक चीज निकाल सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो यहां पे तुम कह सकते हो, यहां पे क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज। ठीक, सेकेंड क्या है? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। बेसिकली वी आर एम एस निकालना है। ठीक, तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या निकलेगी? वी आर एम एस इक्वल्स वी एक्स अपॉन √2। वी एक्स क्या थी? हमारी एम्पलीट्यूड थी। ठीक है, मतलब पीक वोल्टेज दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा वी एक्स अपॉन √2। इफ
XC इक्वल्स 2XL इक्वल्स R, कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है LCR सर्किट में? Z इक्वल्स अंडर रूट XL का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसको R के टर्म्स में लिख लो, तो XL और XC को R के टर्म्स में लिखो तो XC तो R स्क्वायर R के बराबर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 है ना, 2 इधर चला जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट R/2 माइनस R, ठीक, स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2R माइनस R/2 है ना, तो माइनस R/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, ठीक। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर, ठीक। अब ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5R स्क्वायर अपॉन 4 पूरा अंडर रूट में, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो Z इक्वल्स अंडर रूट 5R स्क्वायर बाई 4। अब ये R स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा R अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक। ये आ जाएगी इम्पिडेंस की वैल्यू, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला देखो, अभी ये देखो लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो तुम्हें पूरा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट विथ स्टूडेंट 1 यूजिंग अ सिंगल स्लिट एंड स्टूडेंट 2 यूजिंग अ डबल स्लिट। तो स्टूडेंट 1 ने क्या किया? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली डिफ्रैक्शन का, एंड स्टूडेंट 2 ने क्या किया? डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली इंटरफेरेंस का। तो इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है? डिफ्रैक्शन का। इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है? इंटरफेरेंस का, ठीक। मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न पता होने चाहिए तुम्हें। अब कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 एक्सपेरिमेंट्स। अब इनमें से देख के बताना है स्टूडेंट 1 का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट 2 का। स्टूडेंट 1 का कौन सा है? डिफ्रैक्शन। अब इनमें से डिफ्रैक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? सी वाला। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन में क्या होती है? सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट ब्राइट, और फिर देखो सेकेंड ब्राइट। अब देखो ये सब डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की और डिक्रीजिंग साइज की भी है, फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है और साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो यानी ये कौन सा है? डिफ्रैक्शन का। तो यानी स्टूडेंट 1 के लिए कौन सा है? स्टूडेंट 1 के लिए है पैटर्न नंबर सी, ठीक। और स्टूडेंट 2 कौन सा कर रहा है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का कौन सा पैटर्न है? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस में देखो सारी इंटेंसिटी सबकी सेम है और सबकी फ्रिंज विड्थ भी सेम है। देखो सबकी फ्रिंज विड्थ भी सेम है, ठीक, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? इंटरफेरेंस का। अब ये वाला कौन सा होता है? ये तुम्हारा होता है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। ये तुम आगे जब हायर फिजिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जब मैंने अपने यूजी में, अपने मतलब कॉलेज टाइम में मैंने ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे लैब में कराया गया था। तो भाई साहब तुम देख रहे हो ना, ये जो चश्मा लगा है मुझे, इस चश्मे लगने में जो मेरा नंबर बढ़ा है या जो मेरा नंबर आया था उस टाइम मुझे चश्मा नहीं लगा था। तो अगर मुझे चश्मा लगा है तो इसमें से ये एक्सपेरिमेंट उनमें से एक रीज़न है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने इतनी बार किया, इतनी बार मेरा इसका आंसर गलत आया। मतलब समझ लो अगर हर हफ्ते हमारी लैब होती थी तो मैं 1 महीना तो यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हर हफ्ते हर हफ्ते कर रहा था। हर हफ्ते बाकी बच्चे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 4 हफ्ते में वो 4 अलग एक्सपेरिमेंट कर डाल रहे हैं, ठीक। मैं 4 हफ्ते में एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो है ये वाला। हर बार मेरे से गलत आ रहा, कभी कुछ गलत कभी कुछ गलत, और इतना सेंसिटिव होता था वो, देखने में बहुत हालत ख़राब होती थी, ठीक है। तो मगर मेरी आंखों का नंबर बढ़ा है तो इसकी वजह से ही बढ़ा है। बहुत ख़राब एक्सपेरिमेंट था। खैर, गिव 2 रीजन दैट असाइंड यू रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न। जो रीजन मैंने बताए कि इसमें सेंट्रल ब्राइट ज़्यादा है, फिर फ्रिंज विड्थ भी कम हो रही है, इसमें सबकी फ्रिंज विड्थ भी इक्वल है, सबकी इंटेंसिटी भी सेम है, तो वो रीजन जो बताया वही है। अब थर्ड क्या है? अपॉन यूटिलाइजिंग अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, द लाइट ऑफ वेवलेंथ थिक and student 1 observed that the distance between the initial and minimum and the central of fringe is matched with the width, ठीक है। Calculate the distance of initial minimum with the center of fringe given that the screen is situated at 1 meter, ठीक है।
तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दी है 500 नैनोमीटर, फिर क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी है 1 मीटर, और कह रहे हैं कि अब यहां पे एक बात लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मिनिमम यानी फर्स्ट डार्क, ठीक, इनिशियल मिनिमम एंड द सेंटर ऑफ फ्रिंज, ठीक, और किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है स्टूडेंट वन की, स्टूडेंट वन यानी डिफ्रैक्शन के लिए बात हो रही है, ठीक, डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मिनिमम एंड द सेंटर ऑफ फ्रिंज। अब देखो यहां पे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मिनिमम एंड सेंटर ऑफ फ्रिंज इज मैच विद द विड्थ ऑफ स्लिट, जितना भी स्लिट की विड्थ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रिंज गिवन दैट द स्क्रीन इज सिचुएटेड एट 1 मीटर। तो देखो क्या दिया है फॉर फर्स्ट डार्क, अब डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक, फर्स्ट डार्क के लिए कह रहे हैं कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है या जो सेंट्रल फ्रिंज है और ये जो फर्स्ट डार्क है, इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है, इसको मैं मान ले रहा हूं y, इट इज इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, जिसमें मान ले रहा हूं d, ठीक, तो इनके बीच के बस डिफरेंस ये दोनों बराबर हैं, यानी यहां पे कह रहा है कि फर्स्ट डार्क के लिए d इक्वल्स y, पहली बात तो ये, ठीक, दूसरी बात कह रहा है कि यहां पे कैपिटल D की वैल्यू दी है 1 मीटर और वेवलेंथ दी है 500 नैनोमीटर, विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब यहां पे निकालना क्या है, D की वैल्यू निकालनी होगी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल मिनिमम फ्रॉम द सेंटर, D की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो, ये हो जाएगा y इक्वल्स, फॉर्मूला होता है सेंट्रल फ्रिंज से फर्स्ट डार्क तक का पोजीशन का फॉर्मूला होता है, ये y का फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाई d, ठीक, जो तुम्हारा इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए होता था वो ये यहाँ पे डार्क के लिए होता है, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू भी d के बराबर है, तो d इक्वल्स d लैम्डा बाई d, ये d इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ d स्क्वायर इक्वल्स d लैम्डा, d की वैल्यू रखो 1, लैम्डा की वैल्यू रखो 5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया d स्क्वायर, d की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको सॉल्व करना, तुम्हारा स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। आगे देखो, अ सोलर सेल इज अ जंक्शन डायोड वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेल्स, ठीक है, ये पूरी कहानी पढ़ लेना, बेसिकली सोलर सेल के बारे में लिखा है, ठीक, और ये उसी का ग्राफ दिया है, ठीक, यहाँ पे ये लिखा है ना, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल इज गिवन बिलो, ये सोलर सेल की IV कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, ठीक। अब क्या है, इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल सेम एज दैट ऑफ फोटो डायोड, क्या सोलर सेल और फोटो डायोड सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि सोलर सेल भी क्या होता है, लाइट परसीव करता है और फिर उसके पीएन जंक्शन डायोड एक्टिव हो जाता है, बेसिकली उसमें फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। सेम केस होता है फोटो डायोड में भी, इसमें भी जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट सेंसिटिव होता है, जैसे भी लाइट स्ट्राइक करती है उसके बाद इसका पीएन जंक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। इंटरनल वर्किंग अलग है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा दोनों सेम वर्किंग से काम करते हैं, पर प्रिंसिपल सेम है, बेसिकली लाइट सेंसिटिव है दोनों, सिंपल सी बात ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। व्हाट इज द सूटेबल बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर यूज्ड एज सेल मटेरियल, तो सूटेबल बैंड गैप होता है तुम्हारा 1.1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सोलर सेल के लिए। व्हाट डज V0 रिप्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक, ये V0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सोलर सेल का EMF इन द ओपन सर्किट, या सिंपली तुम कह सकते हो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक, EMF इन ओपन सर्किट। इज Imax इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नहीं, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा होता है, ठीक। वाई डू होल्स इन द डिप्लीशन लेयर क्विकली कम टू द पी साइड, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये डिप्लीशन लेयर की मदद से होता है, डिप्लीशन लेयर की वजह से होता है, या डिप्लीशन लेयर में जो तुम्हारे चार्जेस हैं, चार्जेस इन डिप्लीशन लेयर ऐसा कह सकते हो, आयंस इन द डिप्लीशन लेयर, इसकी वजह से क्या होता है, जो पीएन जंक्शन होता है, ये मैंने पीएन जंक्शन के टाइम बताया था, पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर होती है इसके अंदर अगर ये होल्स हैं, ये पी टाइप है अगर, ठीक, ये अगर होल्स हैं तो ये इधर की तरफ क्यों चले जाते हैं, इधर की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां पे आ जाते हैं आयंस, आयंस कौन से, पॉजिटिव आयंस,
यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव आयंस जो कि इस होल्स को करते हैं रिपेल, तो इस होल्स को रिपेल कर देते हैं, इसलिए आयंस इधर की तरफ आ जाते हैं। ठीक, आगे देखो, अ जॉइंट फैमिली स्टेड इन अ हैप्पीली इन अ टाउन एज फैमिली, ठीक है, दे वॉच एशियन गेम, ठीक है ठीक है, ये पूरी दुनिया भर की कहानी है, कहानी पे तुम लोग पढ़ लेना। ठीक, अब यहाँ पे ये कहानी के बेसिस पे ये सब क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले है पॉपकॉर्न्स आर मेड इन द माइक्रोवेव ओवन, नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स इन द ओवन दैट इज यूज्ड टू मेक पॉपकॉर्न। तो जो पॉपकॉर्न जो है वो माइक्रोवेव ओवन्स में मेड बनते हैं, मतलब ठीक। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ऑफ द वेव्स, ठीक। तो पहले तो इसमें माइक्रोवेव यूज होती है, अब इन माइक्रोवेव्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड टू मेक द पॉपकॉर्न। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस माइक्रोवेव्स होती हैं वो पॉपकॉर्न, या जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जो माइक्रोवेव अवन होता है, जो अवन होता है उसकी जो वॉल्स होती है, मेटल वॉल्स होती हैं, ये माइक्रोवेव्स उन वॉल्स से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जैसे अगर ये माइक्रोवेव है, ये इसकी मेटल वॉल्स हैं, तो इसके अंदर जो वेव्स हैं ये इसकी वॉल से रिफ्लेक्ट होंगी, ये हर जगह क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ये सारी वेव्स एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगी। ये अगर इधर स्ट्राइक कर रही तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, उसी से ये जो अंदर जो मटेरियल होता है वो हीट होता रहता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है कि द माइक्रोवेव्स गेट रिफ्लेक्टेड इन द oven due to the metallic walls and that property is used to make the popcorn, मतलब उसी से वो पॉपकॉर्न बनते हैं, वो हीट होते हैं और उसी से पॉप करते हैं। Why are the X-rays not used to image the flesh of the body but can photograph the bone? देखो X-rays are not, इसका रीजन सिंपल है, because X-rays can pass the flesh, X-rays can penetrate through the flesh of the body but are reflected back when they hit the bone। मतलब जैसे ही वो बोन को स्ट्राइक करती हैं तो एक्सरेज क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, ठीक। और जैसे ही वो फ्लैश को स्ट्राइक करती हैं, बेसिकली मसल्स को स्ट्राइक करती हैं, तो वो उनसे पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसलिए बोन्स की हमें क्या बोलते हैं, इमेज मिल जाती है और फ्लैश की इमेज नहीं मिलती। एक्सरे करवाओ तो तुम्हें उसमें बोन की इमेज मिलती है ना, तुम्हारा जो मसल है उसकी इमेज नहीं मिलती। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज यूज्ड फॉर गूगल मैप टू फाइंड द वे फॉर हॉस्पिटल। इसका आंसर होगा रेडियो वेव्स, ठीक। फिर नेम द टाइप ऑफ वेव दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोबाइल फोन टू अनदर 1000 ऑफ किलोमीटर, तो इसका आंसर भी होगा रेडियो वेव। व्हाट इज द रीजन दैट द फैमिली वॉज एबल टू क्लिक क्लियर पिक्चर्स ऑन कैमरा डिस्पाइट द फॉग। अब देखो फॉग एंड हेज फोटोग्राफी के लिए कौन सी रेज यूज होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा द कैमरा वॉज यूजिंग द इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक। इंफ्रारेड रेज की मदद से वो खींच पा रहे थे, क्योंकि इंफ्रारेड रेज आर हेल्पफुल, इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन द फॉग एंड हेज फोटोग्राफी, ठीक है। द डायग्राम डिपिक्ट्स V, E and B mutually perpendicular। बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया, ठीक। एंड ये क्या है, ये फोर्स है, ये y एक्सिस है, यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये z एक्सिस है, यहां पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां पे देखो एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये एक फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ठीक है। और ये जो मोशन हो रहा है तुम्हारा इस चार्ज पार्टिकल का, ये हो रहा है इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, द फोर्स इन ईच केस इज स्टेटेड, स्टेट द वैल्यू ऑफ ई एंड बी इज इक्वल टू 0 और नॉट। अब बेसिकली तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी नहीं होगी। अब देखो फोर्स यहां पे जो बोल रहे हैं ये नेट फोर्स है, यहां पे जो फोर्स बोल रहे हैं बेसिकली नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स निकलता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ऐड करके। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, बेसिकली चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना। ये यही होता था ना क्यू वी बी साइन थीटा, तुम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, ये Q इंटू ई होता है और ये Q वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम पढ़ चुके हो। इस Q वी बी साइन थीटा को हम V क्रॉस बी भी लिखते हैं, तो यहाँ पे Q कॉमन ले लो, ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस बी, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक। अब यहां पे समझना है, इस इक्वेशन को गौर से समझना।
इसी इक्वेशन पे बेस ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एफ इज 0 इफ E इक्वल 0 एंड B इक्वल्स। तो देखो फोर्स 0 होगा, ठीक, कब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए, हाँ ये 0 हो जाए, ठीक, और B की वैल्यू, अब देखो यहां पे दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो 0 हो या तो 0 ना हो, तुम कौन सा भरोगे। फोर्स को तुम्हें 0 करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो चलो 0 कर दिया, अब यहां पे ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी हम 0 कर दें तो ये 0 प्लस ये 0, ये मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, तो तब फोर्स 0 हो जाएगा। और मान लो इसको हम 0 ना करें, 0 ना करके 1 कर दें मान लेते हैं, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस फोर्स 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ B इक्वल्स 0, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मे बी 0, 0 हो सकता है इफ थीटा इक्वल 0 और 180। अब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180, मतलब ये तो तय है कि थीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है तो 180 हो सकती है, 0 होगा तो भी ये वैल्यू 0 और 180 होगा तो भी ये वैल्यू 0, ठीक। तो मतलब ये एंगल पे डिपेंडेंट है, एंगल 0 या 180 इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक, वरना कोई और एंगल होता तो लिख देते। तो एंगल तो तुम्हारा 0 या 180 है, ठीक, तो 0 और 180 की वजह से ये तो पूरा 0 होने वाला है, ठीक। अब कह रहे हैं कि B इज नॉट इक्वल टू 0, तो B 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये B जो है 0 के इक्वल नहीं है, चलेगा, उससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल की वजह से ये पूरा ये 0 हो जा रहा है। ये वाला जो टर्म है इसका थीटा ही ऐसा है कि ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है इवेंचुअली, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है या ना हो हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। एंड E इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो ये वाला टर्म 0 है। अब पूरा फोर्स 0 करना हो अगर, तो क्या और 0 करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो भाई, ये टर्म तो 0 हो गया ना, ठीक, ये वाली वैल्यू 0 कर दो तो फोर्स 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक। यहां पे ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ F इक्वल्स टू 0, फोर्स तो 0 है, ठीक है, क्यों 0 है यहां पे ये भी बता दिया, F E इज इक्वल्स टू FM, बेसिकली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक, तो इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की मदद से ये नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक, ये इनकी मदद से 0 हुआ है और कोई रीजन नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं है, ठीक, तो अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो ना हो उससे मतलब नहीं, पर यहाँ पे अगर 0 होगी तो गलत हो जाएगा, हाँ 0 नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड कांट बी 0, क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, समझना, अगर थर्ड पार्ट में समझना है, थर्ड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB साइन थीटा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो थर्ड पार्ट का आंसर है B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज V इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज फोर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इफ E इज नॉट इक्वल टू 0, अगर E 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, फोर्स 0 नहीं है और E भी 0 नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो B इज इक्वल टू 0 और B इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से क्या हो सकता है, इसका आंसर यही होगा, हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक, तो ऐसी चीज है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें 0 है 0 नहीं है ये बताना था। ऑन दैट नोट, तो यहाँ पे हमारा ये पूरी कंपिटेंसी बेस्ड वाली क्वेश्चन की सीरीज खत्म हुई है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और हेल्प मिलेगी। बाकी और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें अभी पाइपलाइनिंग में हैं, तुम्हें और भी चीज़ें बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और इसके कुछ भी अगर कुछ चीज़ें बची रह गई हैं या कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, उसको तुम्हें कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में मैं कराऊंगा। पर हाँ, ये जितनी मैंने कराई हैं ये उतनी थी कि जो ज़रूरी हैं, जिनकी बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक। तो फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।